लोग के लिए एनसीईआरटी बुक भाग 1 स्थिर वैद्युत की यूनिट में सेकंड एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता, जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और एक्सरसाइज शुरू करने के पहले आप लोग को बता दें कि जो एक्सरसाइज पहले पढ़ाया गया था, अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्रत्येक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसके सहारे आप सभी वीडियो को देख सकते हैं, जिससे कि आप लोग को एक्सरसाइज पढ़ने में आसानी हो। जो एक्सरसाइज आपको पढ़ा रहे हैं उसमें प्रथम एक्सरसाइज से रिलेटेड बहुत से आप लोग को टॉपिक मिल जाएंगे। जैसे बिंदु आवेश के कारण पढ़े होंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें पढ़ना है बिंदु आवेश के कारण विभव। उसमें पढ़े होंगे आवेशों के निकाय कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें पढ़ना है आवेशों के निकाय कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर उसी प्रकार आप लोग कोई एक नया, इसमें बहुत सारे नए नए टॉपिक पढ़ने को मिलेगा। जैसे संधारित्र हो गया, बांडे ग्राफ यंत्र हो गया, परावैद्युत तथा ध्रुवन हो गया, स्थिर वैद्युत संरक्षित क्षेत्र हो गया। यानी कि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक आप लोग को इसमें मिलेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे समविभावी पृष्ठ बोर्ड एग्जाम में पूछता है, बांडे ग्राफ यंत्र है जो बोर्ड एग्जाम में पूछता है, लेकिन इधर 1-2 साल से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। तो चलते हम शुरू करते हैं आप लोग का एनसीईआरटी बुक स्थिर वैद्युतिकी का सेकंड एक्सरसाइज स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, जिसमें आप लोग को पहला टॉपिक हम आज पढ़ाएंगे संरक्षी बल, दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे विद्युत स्थिति ऊर्जा, फिर पढ़ाएंगे विभव, फिर पढ़ाएंगे विभवांतर। यानी कि हम आप लोग को बता दें कि संरक्षी बल, विद्युत स्थिति ऊर्जा, विभव और विभवांतर, ये सब टॉपिक पर हम आज विशेष चर्चा करेंगे। करते हैं, पहले जानते हैं संरक्षी बल। नाम से आप लोग सुन रहे होंगे, संरक्षी बल का मतलब होता है संरक्षित होना। जैसे हम इसको आसानी तरीके से पहले समझेंगे। जैसे मान लेते हैं कोई स्प्रिंग है, जब इस पर स्प्रिंग पर हम बाहर रूप से कोई फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो ये पिंड की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। यानी कि जब पिंड पर बाहर रूप से बल लगाते हैं एफ, तो ये पिंड में ऊर्जा है जो स्थितिज ऊर्जा के रूप में जमा हो जाता है। और जब हम इस पर बाहरी बल को हटाते हैं तो यह स्प्रिंग गति करने लगता है। यानी कि स्थितिज ऊर्जा से गति ऊर्जा में आता है। दोनों ही स्थितियों में ऊर्जा का मान संरक्षित होता है। यानी कि स्थितिज ऊर्जा कि जब हम किसी पिंड पर बाहरी बल लगाते हैं तो पिंड के स्थिति के कारण उसमें ऊर्जा उत्पन्न होता है, उसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। और जब बाह्य बल को हटाया जाता है तो वह पिंड है जो गति में आ जाता है। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग हमेशा संरक्षित होता है, इसी को हम लोग कहते हैं संरक्षी बल। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है, जब भी किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो, यानी कि जैसे हम बाह्य बल लगा रहे हैं, जैसे स्प्रिंग हम आपको फिर से बता दें, यह स्प्रिंग पर बाह्य बल लगाया जाता है तो पिंड में ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ये ऊर्जा है जो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है जब बाह्य बल हटा दिया जाता है। क्योंकि बाह्य को जब हम बल को हटा देते हैं तो पिंड गति ऊर्जा में आ जाता है। जैसे स्प्रिंग को जब बाहरी बल लगाना छोड़ देते हैं तो स्प्रिंग ऑटोमेटिक गति में आ जाता है, तो पिंड की गति ऊर्जा में संचित हो जाता है। तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग संरक्षित होता है। दोनों ही स्थितियों में ऊर्जा का मान संरक्षित होता है। जितना एनर्जी आपको फोर्स लगाने में लगा, उतना ही जैसे हम छोड़ते हैं तो उसे गति में आने में लगता है। दोनों का योग है जो संरक्षित होता है, इसे ही संरक्षी बल कहते हैं। यानी कि आपको याद रखना है कि जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो पिंड में ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जब बाह्य बल हटा दिया जाता है तो पिंड गतिज ऊर्जा में आ जाता है। तो स्थिति ऊर्जा और गति ऊर्जा का योग संरक्षित रहता है, इसे ही संरक्षी बल कहते हैं। इसे सिंपल समझना है कि जब कोई वस्तु पर बाह्य बल लगाया गया तो पिंड स्थिति ऊर्जा में आ गया। जब बाह्य बल हटाया जाता है तो ये गति में आ जाता है। और दोनों ही स्थितियों में ऊर्जा का मान संरक्षित होता है और दोनों के योग को हम संरक्षी बल कहते हैं। काम खत्म। आप देखते हैं, अब हम पढ़ते हैं स्थिर आवेशों के बीच लगन, इसमें कुछ पॉइंट है। स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला कूलाम बल भी संरक्षित बल होता है। जैसे आप पढ़े होंगे, एक कूलाम Q1 हो गया आवेश, एक Q2 आवेश हो गया। ये दोनों के बीच गणितीय रूप में एक फार्मूला निकाले थे कूलाम बल में, F = mod Q1 mod Q2 / r²। तो
तो जैसे आप ये देख रहे हैं कूलाम बल में, इसी प्रकार हम पढ़े थे एक m1 था एक m2 था, गुरुत्वाकर्षण बल के सार्वत्रिक नियम में इसके बीच की दूरी d था। तो F निकालना था, दोनों पिंड के बीच जो बल कार्य करता है, तो हम लोग इसको निकालने थे F बराबर कैपिटल G m1 इंटू m2, यहाँ आपका d है, यहाँ पर आप लोग को r मानते हैं, तो ये हो जाता है d²। दोनों एक दूसरे के समान लग रहा है, इसी कारण से हम लोग कहते हैं स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल कूलाम बल भी संरक्षी बल है। यह गणितीय रूप में कूलाम बल के समान होता है, सॉरी यह गणितीय रूप में हम लोग यहाँ लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल के समान होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के समान होता है। अब देखिए, अब हमको जानते हैं स्थिति ऊर्जा। स्थिति ऊर्जा क्या है, जिसे हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पूछा जाएगा स्थिति ऊर्जा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो किसी विद्युत क्षेत्र में, जैसे आप मान लीजिए यदि एक आप लोग का धन आवेश है, तो धन आवेश में विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होता है, ठीक है। तो इसमें लिख दिया है किसी विद्युत क्षेत्र में, यानी कि विद्युत क्षेत्र कोई भी हो, आवेशों की स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता। जैसे ये आप लोग का Q है, यहाँ पर आप लोग को इसको मान लेते हैं Q1, इसको मान लेते हैं Q2, इसको हम लोग बोलते हैं परीक्षण आवेश, इसको बोलते हैं स्रोत आवेश। याद कीजिएगा पिछले एक्सरसाइज में पढ़ाया गया था, स्रोत आवेश जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। परीक्षण आवेश हमेशा धनात्मक होता है, जिससे विद्युत क्षेत्र का पता लगाते हैं। यानी किसी विद्युत क्षेत्र में आवेशों की स्थिति के कारण, यानी कि आवेश की स्थिति के कारण जब Q2 आवेश को हम लोग विद्युत क्षेत्र में लाते हैं, तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाते हैं तो एक कार्य करना पड़ता है। जो कार्य करना पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं आवेशों की स्थिति के कारण। यानी कि स्थिति के में परिवर्तन जब आता है, यहाँ से लेकर के विराम से लेकर जब इसको हम लोग गति कराते हैं तो स्थिति में परिवर्तन होता है। तो स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को विद्युत स्थिति ऊर्जा कहा जाता है। तो कभी कहा जाएगा विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या है, तो किसी विद्युत क्षेत्र में आवेश की स्थिति के कारण, यानी यहाँ से यहाँ जाने में स्थिति में परिवर्तन हुआ, स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थिति ऊर्जा कहा जाता है। यहाँ लिखा हुआ है क्या जी, किसी विद्युत क्षेत्र में आवेशों की स्थिति के कारण, जैसे वहाँ पर आपका रुका हुआ था, इसको जब गति कराया गया तो स्थिति में परिवर्तन आया, तो स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता, यानी कि Q2 से Q1 तक आने में जो कुछ कार्य किया, ये कार्य करने की जो क्षमता हुआ, यही क्षमता को हम लोग बोलते हैं क्या चाहिए, विद्युत स्थिति ऊर्जा, जिसे हम लोग कहते हैं U द्वारा सूचित करते हैं। अब आप देखिए इसे हम दूसरा रूप में परिभाषा दे सकते हैं, जैसे किसी विद्युत क्षेत्र में आवेशों को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, यानी किसी विद्युत क्षेत्र में, यानी कोई आपका विद्युत क्षेत्र है जैसे आपको देख रहे हैं ये वाला, तो किसी विद्युत क्षेत्र में आवेशों को एक बिंदु से, जैसे देखिए एक प्लस Q चार्ज है, एक पॉजिटिव स्मॉल Q चार्ज है, इसको हम लोग बोलते हैं स्रोत आवेश, क्योंकि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। इसको हम लोग बोलेंगे परीक्षण आवेश, क्योंकि विद्युत क्षेत्र को पता लगा रहा है। तो स्रोत आवेश परीक्षण आवेश जो देख रहे हैं, ये परीक्षण आवेश से एक बिंदु R है, यहाँ पर एक बिंदु P लेते हैं, ये बिंदु R से लेकर के बिंदु P तक, यानी परीक्षण आवेश में भी धनात्मक है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र बाहर उत्पन्न होता है और इसके कारण विद्युत क्षेत्र बाहर होता है। तो परीक्षण आवेश से बिंदु R से लेकर बिंदु P तक लाने में एक बाह्य बल कार्य करता है, यह एक्सटर्नल, ये यानी कि यह है जो बिंदु P के दिशा में बल कार्य करता है, एफ एक्सटर्नल, और विद्युत क्षेत्र इसके विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो यानी कि बाहरी बल के विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है विद्युत क्षेत्र, यानी कि विद्युत क्षेत्र यानी कि प्लस Q आवेश के कारण, कैपिटल Q आवेश के कारण, तो यह आप लोग का निगेटिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि यह बाह्य बल के विपरीत कार्य कर रहा है। बाह्य बल के विपरीत कार्य करने के कारण हम लोग यहाँ पर निगेटिव चार्ज लगा दिए हैं, यानी कि बिंदु R से बिंदु P तक लाने में कोई बिंदु आवेश को बाहरी बल कार्य करना पड़ता है। बाहरी जब बल कार्य करना पड़ता है तो यह बाहरी बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करता है, यह विद्युत क्षेत्र के आगे की ओर कार्य करता है, और विद्युत क्षेत्र जो इसके बाहरी बल के विपरीत कार्य करता है, यानी बाह्य बल के विपरीत कार्य करता है। यानी कि यह निगेटिव हो जाता है या आप लोग का पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड आप लोग को एक समान होता है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक के टोटल दूरी को हम लोग R बोलते हैं। याद कीजिए हम आप लोग को पढ़ाए थे, कोई लंबा दूरी है तो R निकालते हैं,
अगर छोटा कहीं पर निकालना है दो बिंदु के बीच तो हम लोग डेल्टा आर करते हैं, और यदि किसी एक बिंदु पर निकालना होता है तो डी आर करते हैं, और जब पुनः ही पूरा चालक को निकालना होता है तो हम लोग समाकलन करते हैं। तो समाकलन से पूर्ण निकलता है और अवकलन से बिंदु मात्र का निकलता है। तो बिंदु मात्र के लिए हम लोग अवकलन करते हैं और संपूर्ण के लिए समाकलन करते हैं। तो जैसे आप देखिए प्लस क्यू चार्ज हो गया, कैपिटल प्लस क्यू चार्ज हो गया, तो स्रोत आवेश हो गया। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु आर से पी तक लाने में एक बाह्य बल एफ एक्सटर्नल लग रहा है। एक्सटर्नल का मतलब बाहरी बल हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में कार्य हो रहा है, यानी कि आर बिंदु से लेकर पी बिंदु तक आने में किया गया कार्य को डब्ल्यू आर पी लिखते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ पर आर पी लिखे हैं। ये जो विद्युत क्षेत्र की ये आगे की ओर बल कार्य कर रहा है, इसीलिए पॉजिटिव। विद्युत क्षेत्र के बीच लगने वाला बल और बाह्य बल एक दूसरे का विपरीत है, यानी इसीलिए इसमें निगेटिव लगाया गया। तो यहाँ लिख दिया गया बिंदु आर से पी तक आवेश को लाने में एक बाह्य बल एफ एक्सटर्नल एवं किया गया कार्य डब्ल्यू आर पी हम लोग मानते हैं। यानी कि आर से पी तक लाने में आवेश पर एक बाह्य बल कार्य करता है एफ एक्सटर्नल, और आर से पी तक के द्वारा किया गया कार्य को हम लोग डब्ल्यू आर पी लिखते हैं। अब हम लोग डब्ल्यू आर पी देख लिए। अब यहाँ लिखते हैं क्या जी, बिंदु आर से पी तक आवेश को क्यू, बिंदु आर से पी तक आवेश क्यू को लाने में किया गया कार्य डब्ल्यू आर पी। हम लोग पूर्ण सतह के लिए जब निकालते हैं, जब डब्ल्यू आर पी निकालते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के लिए निकालते हैं, तो हम समाकलन करते हैं। समाकलन भी पढ़े थे, एक होता था निश्चित समाकलन, एक होता था अनिश्चित समाकलन। निश्चित में बताए थे लिमिट लगा होता है। लिमिट का मतलब 0 से 2, ऊपर वाला अपर लिमिट होता है, नीचे वाला लोअर लिमिट होता है। ऊपर वाला अधिक होगा, नीचे वाला कम होगा। जैसे x के पावर 2 इंटू डी एक्स पढ़े थे हम लोग, तो हम लोग किए थे एक पावर बढ़ा दिए थे, उतना ही से भागा दिए थे, और लिमिट में 0 से 2 हुआ तो ज़्यादा में से हम लोग कम किए थे, ज़्यादा में से कम को हम लोग घटा दिए। तो 2 के पावर क्यू 8 हो गया बाई 3 और 0 के 0, यानी कि आंसर आपका आ गया 8 बाई 3 और 0 हो गया आंसर। यानी कि इसी प्रकार से जब हम लोग कुल निकालते हैं, पूरा चालक के लिए निकालते हैं, यानी कि इतना पी से आर तक के लिए पूरा निकालते हैं, तो हम लोग समाकलन करते हैं। और जब हम लोग छोटा के लिए अवकलन करते हैं, जैसे यहाँ पर देख लीजिए ये टोटल जो डिस्टेंस है ये जो आर है आपका, लेकिन हम लोग बिंदु इतना छोटा अल्प के लिए निकाले हैं, तो अल्प के लिए डी आर लिखे हैं। इसकी दिशा जो देख रहे हैं, डी आर की दिशा इस दिशा में कार्य कर रहा है, तो ये आप लोग का इस दिशा में हो जाता है, ठीक है। और ये जो देखते हैं वेक्टर ही इस दिशा में कार्य कर रहा है, तो दोनों के बीच एंगल बन रहा है कितना डिग्री, 180 डिग्री। हम जानते हैं cos 180 का मान -1 होता है। यानी कि आप लोग ये जान जाइए डी आर एवं वेक्टर एफ ई, ये दोनों यानी कि सॉरी विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। इसके बीच एंगल कितना बनता है, 180। ये धनावेश बाहर की ओर है, धनावेश बाहर का विद्युत क्षेत्र बाहर हो रहा है, और जब यहाँ से आर से पी तक ला रहे हैं तो इस प्रकार इस दिशा में आ रहा है दूरी, अल्पतम दूरी, यानी अल्पतम विस्थापन से हम लोग बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ये डी आर। तो ये एक्सटर्नल इंटू डी आर। अब हम लोग पढ़े हैं, इससे आप आगे भी बढ़ा सकते हैं, इसको हम पूरा डिटेल से आगे में पढ़ाएंगे। आवेशों के निकाय कारण विद्युत स्थिति ऊर्जा, दो आवेशों के कारण स्थिति ऊर्जा। यहाँ पर आप लोग को टॉपिक को शुरू करने के पहले कंसेप्ट जानना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप एक कंसेप्ट नहीं जान पाते हैं तो आगे आप लोग को जानने में बहुत दिक्कत होगा। यानी जैसे आप देखिए हम लिखते हैं वेक्टर ए और मान लेते हैं वेक्टर एफ डॉट वेक्टर ए, ठीक है। तो यानी डॉट का मतलब पढ़ाए थे एफ ए कॉस थीटा हो जाएगा, डॉट का मतलब क्रॉस बताए थे अदिश गुणनफल। तो जैसे आप देखिए वेक्टर एफ एक्सटर्नल डॉट वेक्टर डी आर के डिस्प्लेसमेंट, दोनों को हम लोग देखते हैं कि एफ एक्सटर्नल यहाँ पर है जो विद्युत क्षेत्र पर लगने वाला बल धनावेश पर, और बाहरी रूप से लगने वाला बल, क्योंकि बाहरी रूप से लगाए गए बल विद्युत क्षेत्र के दिशा में लगाया गया बल का ऋणात्मक होता है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए हैं एफ एक्सटर्नल, यहाँ माइनस एफ ही होगा, माइनस आपको बाहर अंदर ना रह करके माइनस बाहर कर दिया गया है। तो यानी कि इससे हम लोग एक कंसेप्ट होता है, एक फार्मूला हो जाता है, यानी कि इसका हम लोग बोलते हैं डब्ल्यू आर पी। यहाँ लिख दिया गया किया गया कार्य डब्ल्यू आर पी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, यानी कि आर से लेकर के बिंदु पी तक आने में ये जो कार्य करना पड़ता है डब्ल्यू आर पी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, यानी यू आर पी के रूप में संचित हो जाता है। हम पढ़े भी थे 9th क्लास में कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो यानी कि कार्य हम लोग यहाँ से यहाँ तक आने में, यानी कि यह यहाँ से लेकर आर से लेकर पी तक जो हम लोग आवेश लाते हैं, ये बहुत स्लो मात्रा में लाते हैं।
जिसके कारण यहाँ नेट बल का मान यहाँ पर 0 होता है, परिणामी बल का मान। यहाँ पर कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होता है। स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित रहता है, जिसे हम लोग URP लिखते हैं। अब हम लोग कर रहे हैं WRP और URP, यानी किया गया कार्य जो स्थिति ऊर्जा के बराबर होता है। तो WRP का हम लोग लिखते हैं ज़्यादा माइनस कम। यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोग जो आते हैं, तो यहाँ पर आप लोग का कार्य 0 था, यहाँ तक आते आते कार्य जो अधिकतम हो गया, यानी कि P। तो अधिकतम कार्य आपका P हो जाता है, न्यूनतम कार्य आप लोग का WR हो जाता है। और अधिकतम ऊर्जा आपका UP, यहाँ तक आने में अधिकतम ऊर्जा, या आप लोग का न्यूनतम ऊर्जा UR। अधिक में से हम लोग कम जब घटाते हैं तो हम लोग पढ़े थे, जैसे कि ये कोई चालक तार है, ये चालक तार की लंबाई यहाँ से हम लोग मानते हैं x, इसको मानते हैं x2, तो इसको हम लोग निकालने के लिए निकाले थे डेल्टा x। तो डेल्टा x के लिए मैं पढ़ाया था आप लोग को, अगर नहीं पढ़े तो फिर भी आप यहाँ समझ जाइए कि डेल्टा का मतलब परिवर्तन होता है, x का मतलब x में परिवर्तन, और परिवर्तन का मतलब ज़्यादा माइनस कम। तो ज़्यादा आपका x1 है, x2 आपका कम है। लेकिन यदि x2 ही रहता तो हम लोग x2 माइनस x1 करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर x1 मान लिए। तो इसी प्रकार यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो कार्य करते हैं, अधिकतम आप लोग का हो गया P और न्यूनतम हो गया R। तो अधिकतम में से हम लोग न्यूनतम को क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं। इसी को हम लोग परिवर्तन को क्या लिखते हैं, डेल्टा W डेल्टा U, यानी कि किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होता है। अब हम चलते हैं स्थिर वैद्युत विभव, जिसे हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि देखिए, इकाई परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। इसे प्राय V द्वारा सूचित किया जाता है। तो जैसे आप देखिए, कहा था, इससे आप ऐसे ही बोल सकते हैं, इकाई परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के, जैसे आप प्लस Q चार्ज हो गया है, हम जानते हैं प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होता है, और ये आगे के विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। अब कहता है इकाई धन आवेश को, यानी कि अनंत से, तो जब आगे की ओर जब बढ़ता है तो धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते जो अनंत हो जाता है, ये जो आप इन्फिनिटिव देख रहे हैं, अनंत, अनंत का मतलब होता है फिजिक्स में 10 से 12 मीटर की दूरी को हम लोग फिजिक्स में अनंत बोलते हैं। तो अनंत में यानी कि किसी विद्युत क्षेत्र में इकाई धनावेश, यानी कि 1/+ Q को लिख देंगे इकाई धनावेश, 1/Q को मैंने पढ़ा इकाई धनावेश, 1/ समय को मैंने पढ़ा इकाई समय। तो इकाई धन आवेश को, इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु, यानी A बिंदु हो गया, B बिंदु हो गया, C बिंदु हो गया, नहीं किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, उसी को हम लोग कहते हैं स्थिर वैद्युत विभव। तो यहाँ पर हम लोग परीक्षण आवेश क्यों बोल रहे हैं, तो परीक्षण आवेश हमेशा धनात्मक होता है, तो इकाई धन आवेश ना बोल करके आप परीक्षण आवेश बोल सकते हैं, क्योंकि हम पढ़े हैं परीक्षण आवेश हमेशा धनात्मक होता है। तो इकाई परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं, जिसे प्राय V द्वारा सूचित किया जाता है। लेकिन देखिए, लिख सकते हैं इकाई धन आवेश को प्लस Q लिख देंगे, या इकाई परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, यानी कि W को विभव बोलते हैं, V द्वारा सूचित किया जाता है। इसका पूछा गया सही मात्रक, तो आवेश कार्य कैसे मात्रक जूल जानते हैं, आवेश का कुलाम जानते हैं, और जब ऊपर चला जाता है कुलाम प्रति जूल प्रति कुलाम हो जाता है, यानी कि जूल प्रति कुलाम हो जाता है। बीमा पूछा जाएगा तो हम जानते हैं W का मतलब कार्य होता है, और कार्य का बीमा होता है ml² T⁻², और Q का मतलब ये T होता है, इसका डायमेंशन। अब जानते हैं कि जब ऊपर जाता है ml², a ऊपर गया था निगेटिव हो गया, T एक नीचे है ऊपर चला जाएगा -2 को -3 हो जाएगा। तो हम लोग इसको सीधा करके ले लेते हैं ml² T⁻² कितना हो जाएगा -3 a⁻1। इसी को हम यहाँ पर लिख दिए, क्या यह अदिश राशि है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखे V = W/Q, इसका ऐसा ही मात्रक लिख दिए जूल प्रति कुलाम, जैसे मैंने यहाँ पर अभी आपको बताया। इसका बीमम मैंने आप लोग को यहाँ पर हल करके बताया, यहाँ पर हम लोग लिख दिए हैं। कहता है किसी चालक की वह विद्युत अवस्था है जिस पर विद्युत के प्रवाहित होने की दिशा निर्भर करता है, यानी कि किसी चालक में विद्युत विभव का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। जैसे आप समझिए एक छोटा सा एग्जाम्पल, जिसे आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। जैसे में कि इसमें एक बड़ा टब है, या जो भी समझिए,
इसको बोलते हैं पानी भरने वाली टंकी। ये आप लोग का छोटा है। अगर हम इसको ये दोनों को पानी भर देते हैं दोनों में, तब आप लोग को कहा जाएगा, इसको ये जो ए बोलते हैं इसको बी बोलते हैं। अब आप लोग को कहा जाएगा कि जल का प्रवाह कहाँ से कहाँ होगा, ए से कहाँ होगा, बी की। तो इसी प्रकार अधिक से न्यूनतम की ओर हो रहा है, उसी प्रकार विभव का भी प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की होता है, धन से ऋण की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। यहाँ लिखल गया है कि चालक की वह विद्युत अवस्था है जिस पर विद्युत के प्रवाहित होने की दिशा को निर्भर करता है। यानी कि विद्युत विभव है जो, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे विद्युत धारा के परिभाषा में, किसी चालक तार से विभवांतर के अधीन इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को, कि वी और वी हो गया, ये दोनों के बीच के डिफरेंस को हम लोग विभवांतर बोलते हैं। तो किसी चालक तार के विभवांतर के अधीन आवेशों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा बोलते हैं। यहाँ लिखा गया किसी चालक की वह विद्युत अवस्था है, यानी कि विभव विद्युत की वह अवस्था है जिस पर विद्युत के प्रवाहित होने की दिशा निर्भर करती है। यानी कि विभव है जो चालक में प्रवाहित होने वाली दिशा को बताता है। एक कंसेप्ट समझना है। अब आप लोग को जानना है विभवांतर। विभवांतर कहते हैं किसको, तो कहा था इकाई, जैसे विभव की परिभाषा पढ़े उसी प्रकार का विभवांतर है। इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यहाँ पर क्या था, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। इसमें हमने पढ़ा किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, यहाँ पढ़ रहे हैं किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। बस इसमें दोनों एक ही डिफरेंस है, सारा कंसेप्ट वही है, नहीं बस इसमें अंतर क्या, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है, जिसे प्राय भी से सूचित किया जाता है। जैसा आप देखिए, ये आप लोग का प्लस क्यू है, अब विद्युत क्षेत्र आपको बाहर की ओर हो गया, ठीक है। और जब आगे की ओर बढ़ता है इसको हम लोग अनंत बोलते हैं। तो अनंत से यहाँ पर एक बिंदु ए है और यहाँ पर एक बिंदु बी है, तो इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी कि बी से ए की ओर, यहाँ ए भी लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बी से ए की ओर, यानी कि किसी इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है, या दो विभव के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। जैसे आप देखिए, ये अनंत हो गया, ये प्लस क्यू चार्ज हो गया, ये प्लस क्यू जो आप चार्ज देख रहे हैं, ये प्लस क्यू चार्ज विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई हो गया, ठीक है। ये जो वेक्टर ई जो आप देख रहे हैं प्लस क्यू के कारण, ये आपको अनंत हो गया, यहाँ पर लिखते हैं 1/+ क्यू। तो इकाई धनावेश को अनंत के विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु और हो गया यहाँ, इन दोनों बिंदु के बीच की विभवांतर को, विभव के अंतर को हम लोग विभवांतर कहते हैं। यहाँ लिख दिया गया इकाई धनावेश को, उसी प्रकार से इकाई धनावेश लिखिए या इकाई परीक्षणावेश लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। धनावेश का मतलब ही होता है परीक्षणावेश, और परीक्षणावेश हमेशा धनात्मक होता है। तो इकाई धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है, जिसे प्राय भी द्वारा सूचित किया जाता है। ये इसको आप इस प्रकार से परिभाषा दे सकते हैं, दो विभव के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। यानी कि एक बिंदु ए का विभव हो जाएगा, एक बिंदु बी का विभव हो जाएगा, इसको भी ए, इसको भी बी, ये दोनों के बीच के अंतर को हम लोग विभवांतर कहते हैं। तो उसी प्रकार जैसे मैंने आप लोग को ऊर्जा में पढ़ाया, अधिकतम में से न्यूनतम, यानी कि वी में से यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने में छोटा कम कार्य करना पड़ रहा है, यहाँ तक आने में अधिक कार्य करना पड़ रहा है। तो अधिक कार्य करना पड़ेगा तो अधिक ऊर्जा, कम कार्य करना पड़ेगा तो कम ऊर्जा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक आने में अधिक विभव और यहाँ तक कम विभव। तो अधिकतम विभव में से जब कम विभव को घटाते हैं, दोनों विभव के बीच के अंतर करते हैं, तो वी में से जब वी ए को घटाते हैं तो आप लोग का एक विभवांतर आता है, इसे हम लोग वी ए भी लिख सकते हैं। तो जैसे वहाँ पर मैंने आप लोग को WRP लिखा, WP माइनस WR, इसी प्रकार यहाँ जानेंगे VAB बराबर VB माइनस B, ठीक है। तो VAB इसी प्रकार WB माइनस WA तो WAB, और सारा कंसेप्ट आपका विभव की तरह रहता है। विभव और विभवांतर दोनों एक अधिक राशि है, इसका ये सही मात्रक आप लोग को जूल प्रति कूलम इसमें भी होता है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है,
यह पथ पर निर्भर नहीं करता है। विभवांतर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पथ आपका सीधा होना चाहिए, ये कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे यहाँ पर एक प्लस Q1 चार्ज है, एक प्लस Q2 चार्ज है, ठीक है। ये जो आप प्लस Q1 Q2 चार्ज देख रहे हैं, यहाँ पर से यहाँ तक लाने में कोई बिंदु द्वारा, जैसे देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में कोई पथ हो सकता है, यानी कि यह पथ पर निर्भर नहीं करता है। एक कूलम जब आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में ले जाएंगे दो बिंदु के बीच, तो यह पथ पर निर्भर नहीं करेगा। नेक्स्ट हम आप लोग को एक टॉपिक लेकर के आएंगे, बिंदु आवेश के कारण विभव। फिर आप लोग को पढ़ाएंगे विद्युत घूर्णन के कारण विभव। बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे टॉपिक लेकर के आएंगे।